फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 63। इससे पहले ऑलरेडी 62 सेट जो है वो रिवीजन के अपलोडेड है, साथ ही साथ विथ एक्सप्लेनेशन के भी काफ़ी ज़्यादा सेट्स जो हैं वो अपलोडेड हैं। अब जो है वो ज़्यादातर सेट जो आपका आएगा वो रिवीजन सेट आएगा, साथ ही साथ एडिटोरियल वॉल्यूम 3 का भी पूरा सेट जो है वो आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद भी जितने सारे सेट्स जो हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को करवा दूँ, ताकि आपका जो एग्ज़ाम 26 दिसंबर को शेड्यूल्ड है उसके में काफ़ी आप लोगों को हेल्प हो सके। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ इसका जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और उसका आंसर भी, इस पीडीएफ का आंसर भी उसी में अटैच्ड है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि नोवाक जोकोविक ने विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का पुरुष एकल खिताब जीता है। उन्होंने निम्नलिखित में से किसे फाइनल में हराया है? तो देखिए, नोवाक जोकोविक, पहला चीज़ याद रखिए कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। विंबलडन ओपन इन्होंने जीता है किसको हराकर? मांटियो बेरेटनी को हराकर, जो कि इटली के हैं। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा, विंबलडन ओपन के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जो है वो एस्ले वॉटी के द्वारा जीता गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है कि सैन्य शक्ति रैंकिंग ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो है वो भारत को चतुर्थ स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ स्थान। पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे स्थान पे है रूस, और तीसरे स्थान पर है चाइना, और चौथे स्थान पे है हमारा प्यारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह न्यूनतम और अधिकतम आयु कितने वर्ष है जिसमें कोई अभिदाता जो है वो अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है? तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी मई 2015 में, और इसमें मिनिमम आयु है 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु है 40 वर्ष इसमें सम्मिलित होने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि भारत सरकार जो है वो किसके जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो यह जो है वो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूनेस्को के द्वारा 2000 से लेकर 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने संबंधी विचार का पहल जो है वो सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने किया था? तो सर्वप्रथम जो है वो बांग्लादेश ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। याद रखिएगा 1952 में हुआ क्या था कि ढाका यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी मातृभाषा का अस्तित्व बनाने रखने के लिए 21 फरवरी को एक आंदोलन किया गया था, और इसमें शहीद हुए युवाओं की स्मृति में ही यूनेस्को के द्वारा प्रति वर्ष 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जारंग दिलाराम हाईवे परियोजना भारत ने किस देश में विकास प्रोजेक्ट के तहत पूरा किया है? तो यह जो है वो भारत अफगानिस्तान में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। डब्ल्यूटीओ की प्रथम महिला महानिदेशक डॉक्टर नयोजी ओकोनोजा इबेला, बिल्कुल सुमेलित है। फिर कह रहा है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए गोल्डन ग्लोब जीतने वाले पहले एशियाई महिला क्लो झाओ, बिल्कुल सुमेलित है। आगे कह रहा है कि तंजानिया के प्रथम महिला राष्ट्रपति सामिया सुलहू हसन, तो ये भी सुमेलित है। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला चीफ जस्टिस पूछ रहा है, अभी तक कोई नहीं बनी है, तो ये इंदिरा बनर्जी नहीं होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 2027 में बनने वाली हैं, जिनका नाम है बीबी नागरत्ना। यहाँ चीफ जस्टिस की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि किस वर्ष प्रथम बार किसी विदेशी सैन्य टुकड़ी ने भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 2016 में शामिल हुआ था। देखिए, फ्रांस की जो सैन्य टुकड़ी थी वो 2016 के गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाला विदेशी सैनिक के रूप में पहली बार अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज कराई थी। लेकिन अभी रिसेंटली आप लोगों को याद होगा कि 2021 में भी बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी जो है वो गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रूटीन अभ्यास के रूप में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो रूटीन अभ्यास के रूप में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा का जो संचालन है वो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बीएसएफ। और बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, उनका नाम भी याद रखिएगा, उनका नाम है पंकज सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोविड वैक्सीन शब्द समूह में प्रयुक्त होने वाला वैक्सीन शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो एक लैटिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है। तो देखिए वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति जो है वो VACCA एक लैटिन वर्ड है वैका, इससे हुआ है और इसका मतलब होता है काऊ यानी कि गाय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नेता था जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पे रहा। तो 6 वर्षों तक लगातार कांग्रेस पे रहने वाले हैं अबुल कलाम आजाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अबुल कलाम आजाद जो थे वो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर 1941 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। इसी के कारण अब्दुल कलाम जो है वो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। प्रार्थना सभा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग बिल्कुल सुमेलित है। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल गलत है, क्योंकि आत्मीय सभा की स्थापना जो है वो 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। फिर कह रहा है भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन सुमेलित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आत्मीय सभा जो है वो 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा होगा। आगे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पॉमस्टन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पॉमस्टन। पॉमस्टन का जो टेन्योर था वो 1855 से लेकर 1858 तक, और फिर उसके बाद ये 1859 में बनता है और रहता है 65 तक। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन बैरो ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एलन बैरो। इसका जो टेन्योर था वो 1842 से लेकर 1844 तक था। इसी के समय रविवार जो है वो छुट्टी के रूप में प्रारंभ हुआ था। एक चीज़ और याद रखिएगा, यह जो है वो 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलन बैरो, उसने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो सुमेलित है, यह आपसे कह रहा है। कह रहा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। यह गलत है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? 1767 से लेकर 69 में, और मद्रास की संधि से खत्म हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। यह भी गलत है, इसमें तो यह हमारा ही गया था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 84 तक, और 84 में मैंगलोर की संधि से खत्म हुआ था। फिर कह रहा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपने भूभाग को अंग्रेजों को नहीं दिया। यह गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से लेकर 1792 तक, और खत्म हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। आगे कह रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवगंत हुआ। यह बिल्कुल सही है। ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखिएगा 1799 लॉर्ड वेलेस्ली के समय। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से अवध का प्रथम नवाब कौन था, यह आपसे पूछ रहा है। अवध का प्रथम नवाब जो था वो था सआदत खां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सआदत खां। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1856 में जब अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था, उस समय अवध का नवाब कौन था। तो उस समय अवध का नवाब जो था वो बाजिद अली शाह था। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्हीं के द्वारा 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह जो थे वो पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत किए थे। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक, यही गलत है। अनहैप्पी इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी सही है। इंडिया बेन्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद सही है। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है वो किससे संबंधित है। तो मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है वो संवैधानिक सुधार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक सुधार से संबंधित है। मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड जो सुधार है इसको भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार जो है वो बढ़ा दिया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था, और इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान जो है वो रखा गया था। आगे कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था। तो यह जो है वो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। इसका टेन्योर था 1658 से लेकर 1707। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो था वो 1685 में बीजापुर में और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था।
नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए एक साइड वैदिक नदियां के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड उसके आधुनिक नाम है। कुंभा की अगर बात करते हैं तो यह काबुल, परूसनी नदी की बात करते हैं तो रावी, सदा नीर की अगर बात कीजिएगा तो गंडक, और सुतरी की अगर बात कीजिएगा तो सतलज के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भव हुई थी? तो यह हुआ था धर्मशास्त्र के समय में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के समय में। देखिए, धर्मशास्त्र के समय में जो सूत्र काल था उसमें 4 वर्ण में विभाजित हुआ करता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो क्षणिकवाद का सिद्धांत जो है वो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिलिंद पन्हो, तो मिलिंद पन्हो क्या है? एक पाली ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इसमें बौद्ध भिक्षु जो नागसेन था और भारत यूनानी शासक जो मिलिंद था, इन्हीं के बीच जो वार्तालाप होता है उसी का वर्णन किया गया है। आगे कह रहा है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित था? तो अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात कीजिएगा तो यह जो था वो 22 अक्टूबर 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। तो किसी परितंत्र में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो प्राथमिक उत्पादों की होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के साथ काला पानी और सुस्ता क्षेत्रीय विवाद जो है वो किस देश के मध्य है? तो यह जो है वो भारत का नेपाल के मध्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल के अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम है शेर बहादुर देउबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीटो शक्ति दी गई है। तो बीटो शक्ति जो है वो चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिजीवियों का म्यूजियम कहलाती है तो वो भेड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि CTRL, SWIFT और ALT को भी कहा जाता है तो मेडिफायर, तो इसको मेडिफायर की कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेडिफायर की, सॉरी मोडिफायर की होगा। आगे कह रहा है कि दिन के समय हवा की दिशा किधर से किधर होती है? तो दिन के समय हवा की जो दिशा होती है वो समुद्र से स्थल की ओर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र से स्थल की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षद्वीप के द्वीप समूहों के बनने का कारण क्या है? तो लक्षद्वीप के द्वीप समूहों के बनने का कारण है समुद्री चट्टान का निर्माण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। लक्षद्वीप की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी है कावारती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी जो है वो प्रवाहित जो है वो नहीं होती है? देखिए, सिंधु नदी की अगर आप बात करते हैं तो सिंधु नदी का उद्गम जो है वो चीन तिब्बत में मानसरोवर के पास से है, और जहाँ से यह जम्मू कश्मीर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। मतलब कि यह अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुख्य पर्वतों की श्रेणी में इनमें से कौन सा पर्वत जो है वो सम्मिलित नहीं है? तो विंध्यन पर्वत है, सतपुड़ा है, अरावली है, हिंदू कुश नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोल्लू झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। वो नदियां कौन सी हैं? तो वो नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी और कृष्णा। केलुरू झील की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो एक मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्न नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? तो तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर की अगर बात करते हैं तो यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अंडमान में स्थित है, और यहीं पे सेलुलर जेल भी जो है वो स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है वो टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? देखिए, टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान जो है वो तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पहाड़ियों पर रहते हैं ये लोग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गलत युग्म की पहचान कीजिए? खेतरी, लोहा, यही गलत है, क्योंकि देखिए खेतरी जो है वो भारत के पश्चिमी प्रांत जो राजस्थान है उसके झुंझुनू जिले में स्थित है, और यह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ना कि लोहा के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है।
कह रहा है कि खरीफ फसलें सर्दियाँ की फसलें हैं। अच्छा, कौन सा कथन सही है यह आपसे पूछ रहा है, तो ये तो गलत है। रबी फसलें मानसून की फसलें हैं, गलत है। गेहूं रबी की फसल है, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए गेहूं जो है वो रबी की ही फसल है। यह समानता जो है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है और इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान और पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लू निम्न में से किसका एक उदाहरण है। तो लू की अगर आप बात करते हैं तो लू जो है वो एक गर्म मतलब उष्ण लहर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए उत्तर भारत में जो गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व चलने वाली जो प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवा होता है उसी को लू कहा जाता है, जो कि जनरली मई और जून वाले महीने में चलता है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है। तो वो कौन सी नदी है, वो है कृष्णा नदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है वो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। घग्गर नदी की अगर बात कीजिएगा तो यह पश्चिमोत्तर हिमालय प्रदेश की शिवालिक पर्वत से निकलती है। अगर बात करते हैं सोन नदी का, तो सोन नदी का जो उद्गम है वो मैकाल पर्वत अमरकंटक से है। और दामोदर नदी की अगर बात करते हैं तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण करता है। तो वो है नाबार्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना जो है वो 1982 में किया गया था। आगे कह रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत यानी नेशनलाइज्ड किया गया था। तो इसको किया गया था 1955 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1955 में। फिलहाल में स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध नृत्य निम्न में से कौन सा है। तो बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है विदेशिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका के पूर्वी तटों पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है। तो वो कौन सा द्वीप स्थित है, वो है जंजीबार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको कि लौंग के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है वो हिंद महासागर स्थित जो जंजीबार पूर्वी अफ्रीका के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों के रूप में भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मालीगांव जो है वो किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो यह जो है वो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये मेमोरी का कौन सा माप जो है वो निम्न में से सबसे बड़ा है, एमबी, जीबी, केबी और टीबी। तो यहाँ टेराबाइट जो है वो सबसे बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस बार सम्मिलित किया गया था। तो इसको किया गया था 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2003। इसी के तहत मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी ये 4 भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे हैं। तो वो 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना के अधीन वह न्यूनतम राशि कितनी है जिसे किसी वित्त वर्ष के दौरान जो है वो जमा किया जा सकता है। तो देखिए मिनिमम राशि जो है वो है 250 रुपया और मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख है। तो दोनों याद रखिएगा, मिनिमम और मैक्सिमम भी। मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सुकन्या समृद्धि योजना की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है वो 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है। अजंता किला, एलोरा गुफा, आगरा किला और ताजमहल को वर्ष 1983 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। यह बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि धौलावीरा, कच्छ का रण, गुजरात यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल होने वाला नवीनतम भारतीय स्थल है। यह भी बिल्कुल सही है। इस समय भारत में 38 विश्व विरासत स्थल है, ये गलत है। दुनिया भर में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत जो है वो 6ठे स्थान पर है। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ क्या है, पहला और दूसरा जो है वो गलत है, तीसरा जो है वो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित अप्रैल जून तिमाही 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। तो यह दिखा गया है 20.1% की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया है। तो यह खोला गया है मणिपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर का नाम है ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? तो वो है चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन जो है वो देखिए चावल, गेहूं, आलू, तंबाकू, कपास, प्याज, चाय, ये सब के उत्पादन में दुनिया का सबसे अग्रणी देश है। आगे कह रहा है कि भारत ओलंपिक दल ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह जीता है 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 मेडल जीता है, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है और 48वें पोजीशन पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष 2.0 जो है वो किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष 2.0 जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पूंजीकरण पुनः पूंजीकरण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन जो है वो सही है, यह पूछ रहा है आपसे। यह मुख्य रूप से USA और चीन के द्वारा बनाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि देखिए ये विश्व की कई स्पेस एजेंसियां का यह संयुक्त उपक्रम है। इसमें USA, रसिया, जापान, कनाडा, ब्राजील ये सब देश शामिल है। आगे कह रहा है कि इसे 2025 तक संचालन में आने की उम्मीद है, ये गलत है, इसे 2022 तक ही संचालन में आने की उम्मीद है। फिर कह रहा है केवल USA और चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को ही ISS में जाने की अनुमति है, ये भी गलत है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक टू द रूट किसके द्वारा सह लिखित पुस्तक है? तो यह जो है वो तमन्ना भाटिया के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमन्ना भाटिया। आगे कह रहा है संहिता का प्रयोग निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष से आरंभ किया था? तो देखिए चुनाव आचार संहिता का प्रयोग जो है वो निर्वाचन आयोग ने 1960 के दशक में ही आरंभ कर दिया था, लेकिन इसका प्रभावी और महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो 1990 के बाद से देखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी? तो किसने किया था? तो जनता दल ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता दल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 15। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था, उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन से थे? तो उनके बाद जो संबोधित करने वाले जो वक्ता थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1919 में जब मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तब उस समय था लॉर्ड जॉर्ज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर यानी GST जो है वो लगाया गया था? तो यह जो है वो 101वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। GST की बात कीजिएगा तो यह जो है वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था कनाडा देश के मॉडल पे, और भारत जो है वो GST लागू करने वाला 161वां देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, गलत है। पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है, तो ये तो गलत है। कह रहा है गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है, यह बिल्कुल जो है वो क्या है, सही है। आगे कह रहा है कि राज्य के वित्त लेखाओं पर नियंत्रण भारत के नियंत्रक व महालेखक परीक्षक के द्वारा किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा जो है वो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है? तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, पहला तो गलत ही था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थी इंदिरा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। इनका टेन्योर था, पहला था 1966 से लेकर 1977 तक और दूसरे बार था 1980 से लेकर 1984 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर कुल कितने भाषाओं के जानकार थे? तो ऐसा माना जाता है भीमराव अंबेडकर जो थे वो 9 भाषाओं के जानकार थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन थी? तो पहला महिला मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, तो कोई नहीं थी। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश यहाँ पूछा है। ऐसे अगर पूछा जाए तो जो
मीरा साहिब फातिमा बीबी जो थी वो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, और लीला सेठ जो थी वो उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल मुखबारात क्या है। तो अल मुखबारात जो है वो इराक की खुफिया एजेंसी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इराक की खुफिया एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिलान करने के लिए एक साइड देश है, दूसरे साइड संसद के नाम दिए गए हैं। अगर आप रूस की बात करते हैं तो रूस जो है वो ड्यूमा के साथ मैच करेगा। पोलैंड की अगर बात कीजिएगा तो सोजिम के साथ मैच करेगा। नेपाल जो है वो राष्ट्रीय पंचायत के साथ मैच करेगा। स्वीडन जो है वो रिक्सडॉग के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देव दीपावली जो है वो कहाँ मनाई जाती है। तो यह जो है वो काशी में भी और वाराणसी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पुरस्कार को स्वर्ण कमल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किसका ध्येय वाक्य है। तो यह जो है वो ऑल इंडिया रेडियो का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बूढ़ाघाट जलप्रपात जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो बूढ़ाघाट जलप्रपात जो है वो झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है, जो कि राज्य का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। आगे कह रहा है असत्य कथन की पहचान कीजिए। देश में 20 एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं, बिल्कुल सही है। भारत देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारतीय कृषि जीविकोपार्जन का साधन है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई जो है वो असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्वेत क्रांति संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से हाँ है, लौह उद्योग से नहीं है, बर्जी कुरियन से हाँ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मखदूम सफरुद्दीन याहिया मनेरी साहब की दरगाह जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह बिहार शरीफ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक साइड बहुउद्देशीय परियोजना है, दूसरे साइड संबंधित नदियां हैं। रिहंद परियोजना की अगर बात करते हैं तो यह सोन नदी के साथ मैच करेगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना की बात कीजिएगा, बेतवा नदी के साथ मैच करेगा। टिहरी बांध परियोजना की बात कीजिएगा, भागीरथी नदी के साथ मैच करेगा। और रामगंगा परियोजना तो रामगंगा नदी पर है ही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ से मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए मैथ्स का जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन और पूरे पीडीएफ का मतलब 1 से 100 तक के क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी मैं पीडीएफ में अटैच कर दिया हूँ। ये दोनों चीज़ जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच्ड है। अब पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है वो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है। तो जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन है। टिटनेस, हैजा, प्लेग, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, ये सारे रोग हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो पूरी तरह से पुण्य प्राप्त करने योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मकड़ी के जाले निम्न में से किसके बने होते हैं जो प्रोटीन से बनी प्राकृतिक फाइबर है। तो वो है रेशा या सिल्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्थोनोलॉजी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है। तो यह जो होता है वो बेरियम की उपस्थिति से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेरियम। बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 56। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादित किया है। तो यह क्या है, जेबी नार्लिनकर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस उपयोग में अवरक जो है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो अवरक जो है वो कच्चे माल में विद्युत उद्योग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अवरक की अगर बात कीजिएगा तो अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना, और इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। अगर कह रहा है कि यदि एक ट्रांजिशन धातु यौगिक दृश्य क्षेत्र में बैगनी विकिरण को अवशोषित करता है तो इसका रंग क्या होगा। तो इसका रंग होगा पीला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो कल्म का उदाहरण है। तो धान, बांस, गेहूं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण जो है वो निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो शुक्राणु और अंडाणु का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है, मियोसिस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि विद्युत चुंबक का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है। तो विद्युत चुंबक का उपयोग लाउड स्पीकर में हाँ होता है, विद्युत मोटर में भी होता है, टेलीफोन में भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसके अनुप्रयोग से पॉलिश किए गए जूते जो है वो धूप में जल्दी गर्म नहीं होती है। तो ये विकिरण के अनुप्रयोग से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है। तो यह जो है वो यहाँ क्या कह रहा है, अचानक गिरावट। तो यह मौसम जो है वो तूफानी होगा। अच्छा, अगर पूछ ले जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, तो जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना होगी, और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो दिन साफ रहने की संभावना होगी। तो तीनों आपको ध्यान में रखना है। तो आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।